इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10वीं का पार्ट 1 जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये अध्याय हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया को समझते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब हमारे जो पदार्थ हैं वो दो या दो से अधिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है तथा ऑक्सीजन भी एक ज्वलनशील गैस है, लेकिन ये निर्माण करते हैं जल का, जो कि ज्वलनशील नहीं है। ये आग को बुझाने का कार्य करता है। तो यहाँ पे जो विपरीत, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है उन्होंने मिलके जल का निर्माण किया, यानी अलग गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण किया। आगे देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधियों द्वारा नहीं पलटा जा सकता है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि भौतिक विधियां कौन सी होती हैं। बाष्पीकरण, उदर्पातन, आपसन और अपकेंद्रीकरण। यानी इन विधियों से हम रासायनिक अभिक्रिया को नहीं उलट सकते हैं। अब देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल, यानी कौन कौन सी चीजें हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल होती हैं। तो पहला है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे पास में सॉलिड यानी कि ठोस, लिक्विड तथा गैस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। इन सब पे हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं। सेकंड है रंग में परिवर्तन। हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन संभव है। अगला है तापमान में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। अगला है गैस का उत्सर्जन। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस का उत्सर्जन भी हो सकता है। तो ये जो 4 पॉइंट हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं। आगे देखते हैं। यहां पे हम देखेंगे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती रहती हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। तो पहला है भोजन का पाचन। जो भी हम भोजन खाते हैं और उसका पाचन जब होता है तो वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया में ही शामिल होता है। अगला है श्वसन। श्वसन मतलब सांस लेना। जो हम सांस लेते हैं उसको भी एक रासायनिक अभिक्रिया माना जाता है। अगला है लोहे पर जंग लगना। जो हमारे घरों में लोहा होता है उसके ऊपर एक लाल रंग की परत जम जाती है, उसको हम बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। अगला है दही का बनना। हमारे घरों में जो दही बनती है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही भाग है। तो यहां से हमने 4 चीजें सीखी जो हमारी दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं हैं, जिनको हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। अब हम यहां से पढ़ेंगे अभिकारक के बारे में और उत्पाद के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अभिकारक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या होता है। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं, और ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है जिनका, उनको हम उत्पाद बोलते हैं। उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H और ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब हमारा बनेगा H2O यानी जल। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है और ये हमारा जल का निर्माण हो चुका है। अब इनमें हम देख लेते हैं अभिकारक कौन से होंगे। तो अभिकारक ये दोनों हमारे अभिकारक कहलाएंगे, अभिकारक, और ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। ये है हमारा उत्पाद। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के बारे में इस स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है।
जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको हम रासायनिक समीकरण से निरूपित करते हैं, यानी कि उनको दिखाते हैं। रासायनिक समीकरण में रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें क्या होगा, जो हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे उसमें हम कुछ प्रतीकों का उपयोग करेंगे। इन सब के बारे में अभी हम चर्चा भी करने वाले हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। मैग्नीशियम रेवन का ऑक्सीजन में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनना। तो देख लेते हैं इसको। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है हमारा Mg, जमा में ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। ये हमें प्रदान करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है, MgO। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की निर्माण हो चुका है। लेकिन ये जो समीकरण है, अभी ये समीकरण क्या है, बैलेंस नहीं है, यानी कि इसको हमें अभी बैलेंस करना होगा। तो हम देखते हैं यहां पे क्या है, हमारे पास में क्या है, Mg कितना है, 1 भाग, यानी 1 Mg है। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में, 2 भाग, तो हमने यहां 2 लिख दिया। यहां पे Mg कितना है हमारे पास में, 1 भाग, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे हमारे पास में, 1 भाग। यानी कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम दोनों में 1 भाग है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो एक तरफ 2 भाग है तथा उत्पाद की तरफ 1 भाग है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको इनको बराबर करना है। तो ऑक्सीजन जो हमारा 1 भाग है इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, ये Mg प्लस O2 गिव्स अस 2 MgO। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा जो Mg है वो भी क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। अब हम देखें तो Mg यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे Mg अभी 1 है। तो हम यहाँ पे भी 2 का गुणा कर सकते हैं। तो अब ये जो समीकरण है वो हो चुका है हमारा बैलेंस। अनबैलेंस जो केमिकल समीकरण होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं जो अनबैलेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंकाली समीकरण। जो अनबैलेंस होते हैं उनको कंकाली समीकरण बोलते हैं। अभी क्या है, ये अभी भी पूरा नहीं है, तो हम यहां देख लेते हैं। जब समीकरण होता है उसमें हम उसकी अवस्थाओं को भी प्रदर्शित करते हैं। ठोस के लिए हम S का यूज करते हैं, द्रव के लिए हम L का यूज करते हैं यानी लिक्विड, एंड गैस के लिए हम G का ही प्रयोग करते हैं। एक्वस क्या होता है, जब हम जलीय विलयन की बात करते हैं तो उसको हम एक्वस नाम देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे Mg क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे हम इसको S से डिनोट कर देंगे यानी S लिखेंगे। ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो हम यहाँ गैस लिखेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एक सॉलिड है, तो हम यहाँ S लिख देंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी हमने अभी जो रासायनिक समीकरण को संतुलित किया था उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक था। तो सबसे पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमने कक्षा 9th में भी पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना विनाश होता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का ना तो निर्माण होगा, यानी ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको खत्म किया जा सकता है। अब इससे हमने निष्कर्ष क्या निकाला, रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके बाद यानी उत्पाद, प्रत्येक पदार्थ के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यानी कि हमारा जो अभिकारक था, अभिकारक से क्या बनता था, हमारा उत्पाद। अभिकारक से हमारा उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिकारक की तरफ की और उत्पाद की तरफ की जो भी परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना है, एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। आगे देखते हैं। अब हमें एक रासायनिक समीकरण है जिसको हम संतुलित करके देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो देखते हैं, हमारे पास में है Fe प्लस H2O। Fe मतलब लोहा, H2O मतलब हमारे पास में है जल। Fe3O4 हमारे पास में होता है फेरस ऑक्साइड यानी लोहे का ऑक्साइड।
ये लोहे का ऑक्साइड है, इसके बाद में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन। अब हम देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास में कौन कौन से तत्व हैं। तो हमारे पास में एक तत्व है Fe यानी लोहा, तो हम तत्व की जगह पर Fe को लिख लेंगे। इसके बाद में है हमारे पास में हाइड्रोजन यानी H, तो हम H को लिख लेंगे। और हमारे साइड में अभिकारक साइड में है ऑक्सीजन, तो हम O को भी लिख लेंगे। अब हम देखते हैं अभिकारक की तरफ हमारे पास में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो जो लोहा है हमारे पास में वो 1 है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1। जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास में 2 है, तो हमने लिख लिया 2। ऑक्सीजन है वो हमारे पास में 1 है अभिकारक की तरफ में, तो हमने 1 लिख लिया। अब हम देखते हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद में हमारे में जो आयरन है यानी लोहा है, तो वो है हमारे पास में 3, तो हमने 3 लिख लिया। हाइड्रोजन हमारे पास में है 2, तो हमने 2 लिख लिया। और ऑक्सीजन हमारे पास में 4 है यानी 4 है, तो हमने 4 लिख लिया। अब हमें इसको संतुलित करना है। अब हम देखिए जब हम संतुलित करते हैं तो हम उसके फॉर्मूले में यानी जो हमारे पास में इक्वेशन है इसके फॉर्मूले में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसके आगे 1 2 3 4 यानी कि हम होल नंबर्स का गुणा कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सिर्फ होल नंबर्स का इसमें गुणा किया जा सकता है। होल नंबर कौन से होते हैं, अब हमें होल नंबर जो होते हैं वो 0 से अनंत तक चलते हैं। तो देख लेते हैं हमारे पास में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आयरन है यानी Fe है, Fe यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। अगर देखिए अगर हम जो Fe में अभिकारक की साइड देखें तो हमारे पास में दिया है, हमारे पास में अभिकारक की तरफ जो आयरन है वो 1 है और उत्पाद की तरफ 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभिकारक में 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे कि अभिकारक और उत्पाद में जो लोहा है वो बराबर हो जाए। तो देख लिए, तो देखिए हमने गुणा कर दिया है। तो ये हो गया हमारा 3Fe। अब देखें हम तो हमारा जो Fe है वो बैलेंस हो चुका है और जो हाइड्रोजन है वो पहले से ही बैलेंस था। अब हमारा बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा अभिकारक की तरफ में 1 है और उत्पाद की तरफ में 4 है। तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4 यानी ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 का। तो हम यहां तो लिख नहीं सकते, हम लिखेंगे कहां, प्रारंभ में। तो अब देखिए अब हमारा क्या हो चुका है, यहाँ Fe3 है, यहाँ Fe3 है, लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारा हाइड्रोजन था वो तो 4 हो गया, यानी हाइड्रोजन तो अब हमारा हो चुका है, हाइड्रोजन हमारा हो चुका है 8। लेकिन अब हमारे जो उत्पाद की तरफ है वो हमारे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 2 है। तो हमें इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में कर देते हैं। अब देख लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 4। तो अब देखिए यहाँ हमारा जो अभिकारक की तरफ जो आयरन है यानी कि लोहा है वो बराबर हो चुका है। हाइड्रोजन की संख्या भी इधर भी 8 है यानी अभिकारक में भी 8 है और उत्पाद में भी 8 हो चुकी है। इसके अलावा ऑक्सीजन में भी हमारी संख्या 4 और 4 हो चुकी है। इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण अब बैलेंस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के। तो पहला प्रकार है हमारा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमारे पास में 2 अभिकारक हों और वो दोनों मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करें उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कोयले का दहन, तो कोयले के दहन में क्या होता है, हमारे पास में ये है कार्बन, इसको हमें दहन करना है ऑक्सीजन में, तो हमारे लिए बनता है CO2 यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा देख लेते हैं जल का निर्माण। तो जल का निर्माण में क्या होता है, हाइड्रोजन होगा यानी H2 होगा और ऑक्सीजन होगा यानी O2। ये निर्माण करेगा H2O
O का। इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे और हमारा हो जाएगा 2H2 प्लस O2, ये हमको प्रदान करेगा 2H2O। अगले प्रकार पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार की, जो है वियोजन अभिक्रिया। एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल विपरीत है। यहाँ पर जो हमारा अभिकारक होगा वो टूट करके दो या दो से उत्पाद में बदल जाएगा, यानी यहाँ पे उत्पादों की संख्या दो या दो से अधिक हो सकती है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है विद्युतीय वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में काफी अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, तो पहला है हमारा ऊष्मीय वियोजन। यहां हम देखेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। अभिकारक का ऊष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। ऊष्मीय वियोजन का अर्थ है जहां पे हमें ऊष्मा प्रदान करनी पड़े। तो ऊष्मीय वियोजन को उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास में है CaCO3। CaCO3 को जब हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो हमारा बनता है CaO प्लस CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये उदाहरण है हमारा ऊष्मीय वियोजन का। अगला वियोजन देखते हैं जो है हमारा विद्युतीय वियोजन। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। जिस वियोजन में हमको विद्युत धारा का प्रवाहित करनी पड़े उसको हम बोलते हैं विद्युत वियोजन। इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास में है 2H2O यानी कि जल है। जल में जब हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो हमारा जो बना वो बना H2 प्लस O2, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2H2O और यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। मैं अन्य वीडियोस में कैसे बैलेंस करते हैं ये मैं बता चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप जाकर के देख सकते हैं। अगला प्रकार है हमारा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। ऐसा वियोजन यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश में होती है उसको हम बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। तो देखते हैं, हमारे पास में है AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमारा बनता है सिल्वर प्लस क्लोराइड। तो यहां पर हम देखते हैं इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है इसको बोर्ड एग्जाम में, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम देखेंगे अब विस्थापन अभिक्रिया। तो इसको अच्छे से समझते हैं। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इसका मतलब है कि जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकतवर को हटा देगा। तो चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास में है Fe यानी कि लोहा। इसके साथ में है हमारे पास में CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ये बनता है हमारा आयरन सल्फेट यानी लोहे का सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो लोहा है वो ज्यादा शक्तिशाली है तांबे से यानी कि कॉपर से। तो यहां पर जो कॉपर होगा वो विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि जो लोहा है यानी आयरन है वो ज्यादा शक्तिशाली है कॉपर से। तो लोहे ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया यानी विस्थापित कर दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगले पे चलते हैं जो है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी अच्छे से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो है आयन, यानी आयनों का आदान प्रदान होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया के दौरान। अब देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 हमको प्रदान करेगा BaSO4 प्लस 2 NaCl। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट,
BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड। इससे हमें प्रदान होगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl तथा BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। इनका निर्माण होगा। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पर देखिए BaSO4, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो Ba है, Ba पर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव तथा SO4 पर चार्ज है 2 नेगेटिव। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो इनका जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 2 पॉजिटिव है और यहां पर 2 नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे ये। ठीक है, तो यानी कि इस अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के अगले प्रकार में हम देखेंगे उपचयन और अपचयन। एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, इनको हम अच्छे से समझेंगे। तो पहला है उपचयन। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी कि जो पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसको बोलेंगे हम उपचयन अभिक्रिया। अपचयन को देख लेते हैं। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना यानी हाइड्रोजन बढ़े या ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसको बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। इनको उदाहरण के माध्यम से सही से समझेंगे। हमारे पास में है C+O2 यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन हमको प्रदान करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हमें यह देखना है कि कौन सा उपचयन है और कौन सा अपचयन है। तो हमें यह पता है कि यहाँ जो कार्बन है वो यहाँ जाकर के यानी कि राइट हैंड साइड में जाकर के CO2 का निर्माण कर रहा है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ती है, यानी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना। तो वृद्धि किस में हो रही है, हमारी उपचयन में। तो ये अभिक्रिया हमारी हो जाएगी उपचयन। तो हम लिख देते हैं उपचयन। दूसरी समीकरण को देखते हैं। हमारे पास में है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हमको प्रदान करता है कॉपर प्लस H2O यानी कि जल। इसमें हमें देखना है उपचयन और अपचयन को। तो यहां पर हम देखते हैं CuO है हमारे पास में और हमारे राइट हैंड साइड में जाकर के वो सिर्फ Cu रह जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारा ये अपचयन हो रहा है, क्योंकि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का ह्रास। तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो देखिए कैसे हो रहा है, CuO है यानी ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड में जाकर के ये क्या हो गया, सिर्फ Cu हो गया। तो इसको हम बोलेंगे अपचयन। अब हम देख लेते हैं H2 को। H2 हमारा है और राइट हैंड साइड में जाकर के ये बन रहा है H2O यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये हमारा हो गया उपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि। तो उपचयन। जब जिस रिएक्शन में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं उनको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। आगे देखते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देख लेते हैं। तो संक्षारण। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तब धातु का संक्षारण होता है, यानी कि धातु का क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है, धातु कमजोर होनी प्रारंभ हो जाती है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगती है तो उसको हम संक्षारण बोलते हैं। चांदी पर काली परत का जमना। जब चांदी पर काली परत जमती है उसको भी हम संक्षारण बोलते हैं। अगला है तांबे पर हरी परत का जमना। तांबे पर हरे रंग की एक परत जमती है, वो भी संक्षारण के कारण से ही होती है। संक्षारण को हम कैसे सही कर सकते हैं, पेंट लगाकर या ग्रीस लगा करके हम संक्षारण को रोक सकते हैं। आगे हमारा है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, यानी कि हमारे जो खाने की चीजें होती हैं उनका खराब हो जाना ही विकृत गंधिता होती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो खाने की वस्तुएं हैं उनके स्वाद में परिवर्तन होना विकृत गंधिता कहलाता है।
जैसे आपने चिप्स वगैरह खाए होंगे, तो चिप्स वगैरह में क्या होता है, एक गैस भरी होती है। जो चिप्स होता है वो काफी मोटा होता है, उसमें मटेरियल काफी कम होता है, उसमें भरी होती है नाइट्रोजन। उसमें भरी होती है नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसको विकृत गंधित होने से रोकती है। आगे देखते हैं। अगला प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि है तापमान के आधार पर। इसमें हम दो प्रकारों को पढ़ेंगे, एक है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरा है हमारा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दोनों को अच्छे से समझते हैं। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है, यानी जिसमें ऊष्मा बनती है, उसको हम बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास में है प्राकृतिक गैस का दहन, यानी प्राकृतिक गैस का जलना। हमारे पास में है मीथेन प्लस ऑक्सीजन। ये हमको हमारे पास में है मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ये हमको देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसके साथ में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें हम देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत आदि की आवश्यकता होती है, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि इसमें ऊष्मा का ग्रहण किया जाता है, ऊष्मा को, उसको हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलेंगे। इसको उदाहरण देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में होता है, इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बर्फ का पिघलना। बर्फ कब पिघलेगी, जब उसको हम क्या देंगे, गर्मी देंगे। तो ये भी क्या है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। आगे देखते हैं। तो हमारा यहाँ चैप्टर हो चुका है स्टूडेंट्स खत्म, और पूरा चैप्टर हमने आपको करा दिया है। अगर आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।